करके एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या राजस्थानी में? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास जी ने ये ब्रज भाषा में अपनी सूरसागर की रचना की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान रखिएगा, सूरदास जी जो हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कौन शाखा कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख ये कवि रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? टोटल जो दोहा में मात्राएं होती हैं उनकी संख्या कितनी है? 26, 24, 28 या 30? तो यहाँ पे बताएं जल्दी से, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दोहा में जो मात्राएं होती हैं ये होती हैं टोटल कितनी होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? कुल मात्राएं होती हैं 24। ठीक है, कितनी मात्रा होती हैं? कुल मात्राएं इसमें 24 हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? समृद्ध, कुलीन, धनी या कृपाण? जो लोग लाइव हैं कमेंट भी करते चलें, आंसर अपना करते चलें। जो लोग अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति क्या कहलाएगा? कुलीन कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कृपण कौन कहलाते हैं? जो बहुत ज्यादा कंजूस हो। जो बहुत कंजूस हो क्या कहलाएंगे आपके? ये कृपण कहलाएंगे। एक तो कृपण अलग होता है, कृपाण अलग होता है। कृपाण मतलब तलवार और कृपण मतलब बहुत ज्यादा कंजूस। ठीक है, धनी मतलब जो सबको पता है जिसके पास संपत्ति है, देखो वो क्या कहलाएगा? धनी कहलाएगा इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? बताएं, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या कहलाएगा? दात्र, दात्री, दात्री या धात्री? तो दाता अगर शब्द है तो इसको अगर स्त्रीलिंग हमको बनाना होगा तो क्या कहेंगे? इसको दात्री कहा जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लड़का पेड़ से गिरा। यहाँ पे आपको से वाक्य पे जाना है और से यहाँ पे अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। और ये क्वेश्चन में बार बार आप लोग को कराया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं मतलब ये कारक कराया हूँ आप लोग को। यहाँ पे बताएं कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? तो ध्यान रखिएगा, लड़का पेड़ से गिरा यानी पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक आ जाएगा? हमेशा अपादान कारक आएगा। और सीटेट में ज्यादातर जो कारक में पूछा जाता है कि अपादान कारक का ही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी भी पूछे जाते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो संभावना रहती है ये अपादान कारक की रहती है। नेक्स्ट, पापी में कौन सा विशेषण है? बताएं, सार्वनामिक की, संख्यावाचक की, गुणवाचक की या परिमाणवाचक की? तो पापी में कौन सा विशेषण आएगा? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, पाप क्या है? उसका गुण के बारे में बता रहा है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे, नवल सुंदर श्याम शरीर की को नहीं है यहाँ पे, की है, सजल नीरद सी कलकांत थी, इनमें कौन सा अलंकार आएगा? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार? गुड इवनिंग मोनिका। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो अलंकार आएगा नवल श्याम सुंदर शरीर की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे जो किया जा रहा है आपकी तुलना की जा रही है, ये कंपेयर किया जा रहा है। और मैंने कल के ही क्लास में आपको बताया था, अगर कहीं पे तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो वहां पे कौन सा अलंकार कहलाएगा? वहां पे अलंकार होगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, बीजक किसकी रचना है? बताएं, बीजक किसकी रचना है बताइए इसमें। तुलसीदास की, सूरदास की, कबीर की, जायसी की? तो इनकी भी रचना मैं बहुत आपको बता चुका हूं इसमें। ठीक है, तो बीजक बहुत प्रसिद्ध है। किनकी प्रसिद्ध रचना है? ये कबीर की प्रसिद्ध रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, है ना। निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ये किसी भी मतलब ये साकार ब्रह्म पे विश्वास नहीं रखते थे। चलिए, इसका संकलन जो किया था किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बीजक का संकलन किसने किया था, तो कबीर जी के एक शिष्य थे जिनका नाम क्या था? धर्मदास। तो धर्मदास ने ही बीजक का क्या किया था? इसका संकलन किया था। कब किया था? ये 1464 में किया हुआ था। ठीक है, चलिए
जो लोग लाइव हैं कमेंट करते चलें इसका। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला क्या कहलाता है बताएं। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला बात क्या कहलाएगा, सुविज्ञ कहलाएगा, मर्मज्ञ कहलाएगा, विद्वान कहलाएगा या निगूढ़ कहलाएगा बताएं। तो क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो गूढ़ रहस्य जानने वाला व्यक्ति कहलाता है मर्मज्ञ, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी केवल मोनिका के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग के आंसर नहीं आ रहे हैं, सभी लोग आंसर करते चले। हे राम तुम कहाँ हो, ये वाक्य में कौन सा कारक है बताएं। अधिकरण, संबंध, संबोधन या अपादान। ठीक है, तो सिंपल सा आप यही देख लीजिए चिन्ह जो लगा हुआ है तो किसका है बताएं। तो यहाँ पे जो आपका कारक आएगा कौन सा आ जाएगा, इसमें आपका संबोधन आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है मोनिका, 9th का आपने बी किया हुआ है। ठीक है, 10th का बताइए। तो 10th का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है बताएं। भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बुढ़ापा जो आपका आता है इसमें हमेशा भाववाचक संज्ञा रहेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ, जैसे मित्रता, ठीक है, या शत्रुता, है ना, इन सब में कैसी संज्ञा रहेगी आपकी, भाववाचक संज्ञा रहेगी इसमें आपका। ठीक है, जिसमें आपका क्या दशा, दोष, गुण या अवस्था, इन सब के बारे में जो बताया जाए, या अगर कहीं बचपन आ जाए, है ना, लड़कपन आ जाए, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। उपकूल में कौन सा समास है ये, है ना, यहाँ पे समास लिखा है, कौन सा समास आएगा उपकूल में, ये नया समास है ना, सब लोग बता भी नहीं पाएंगे इसका। तो उपकूल में कौन सा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है। बताएं कौन सा समास आएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, उपकुल में जो समास आता है ये प्रतिकूल या उपकुल इन सब में अव्ययी भाव समास आ जाएगा। इसमें पहला पद क्या रहेगा, पहला पद अव्यय रहेगा, है ना, पहला पद क्या होता है आपका, अव्यय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वे शब्द जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताएं। अव्यय, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो शब्द के अंत में जो जोड़े जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यय कहलाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं है ना। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताएं, किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हानिकारक में, लिखाई में, उपकार में या अपनापन में। तो किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप हानिकारक, ठीक है, तो ये है आपका लिखाई है, उपकार है या अपनापन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उपकार, उपकार में उप क्या है, उपसर्ग है, और कार क्या है, मूल शब्द है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड मोनिका। नेक्स्ट, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, कुछ निर्णय ना कर पाना, मूर्ख होना, झगड़ालू होना या इनमें से कोई नहीं। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का जो अर्थ होता है ये होता है मूर्ख होना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका बी इसका राइट आंसर कहलाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताएं। इनमें से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसने मुझसे पास आने को कहा, या उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, या उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। तो बताएं इसमें राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सबसे इसमें सटीक जो लग रहा है ये सी होना चाहिए, उसने मुझे पास आने को कहा, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको छंद बताना है। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरवन गहन, फिर जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कल मल दहन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा छंद आएगा, चौपाई, सोरठा, दोहा या बरवे। तो कौन सा छंद आएगा बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, दोहा का जो उल्टा होता है सोरठा, क्योंकि इसमें क्या है आपका, इसमें 11 और 13 मात्राएं रहेंगी, पहले 11 फिर 13 मात्राएं रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका, सोरठा आ जाएगा, जो दोहा का उल्टा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, कौन सी वर्तनी शुद्ध है इसमें बताएं, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, विशेष, इनमें से बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ये आपको देखने पे स्पष्ट हो रहा होगा कि बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
चौराहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौराहा में कौन सा समास आएगा बताएं? द्वंद्व, द्विग, तत्पुरुष या बहुब्री? हाँ, वेरी गुड मोनिका। 19 नंबर का बताएं जल्दी से, चौराहा में कौन सा समास आएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौराहा मतलब चार राहों का समूह है, चार रास्तों का समूह, है ना। तो समूह, पहला शब्द क्या है इसमें? पहला शब्द क्या है? संख्यावाची है। और पहला शब्द अगर संख्यावाची रहेगा तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, नेक्स्ट। बिना पढ़ा हुआ अंश, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अपभ्रंश, अपठित, मौलिक या अपठनीय? तो बिना पढ़ा हुआ अंश के लिए क्या शब्द आएगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? जो पढ़ा नहीं गया है वो क्या कहलाएगा? अपठित कहलाएगा। सिंपल है ये, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही मोनिका। नेक्स्ट, वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाएगा? वर्ण, शब्द, वर्ण समूह या वक्तव्य? तो वर्णों का वह समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाएगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, जिससे निश्चित अर्थ निकलता है, ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, वह क्या कहलाएगा? तो वह कहलाएगा आपका शब्द। ठीक है, वर्णों का समूह जिससे निश्चित अर्थ निकलता हो वो क्या कहलाएगा? आपका शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बताएं? ये फैक्चुअल डिटेल है, बताएं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, और कब किया था इन्होंने? 1903 में किया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अमात्रिक है बताएं? इनमें से कौन सा शब्द जो है अमात्रिक है? अमिताभ, कारखाना, कलख, और लास्ट वर्ड है आपका चहचहाना। अंतिम कौन सा है? चहचहाना। ठीक है, तो बताएं इसमें जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो अमात्रिक है वो कौन सा हो जाएगा आपका? कलख, क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा आप देख रहे हैं नहीं लगा है, बाकी सब में मात्रा लगा हुआ है ना, लेकिन इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, 23 का राइट आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट, स्वागत में कौन से संधि है बताएं? स्वागत में कौन सी संधि है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो स्वागत में देखिए, सुधन आगत बराबर क्या हो जाएगा? सुधन आगत बराबर क्या होगा? स्वागत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उ और आ आपस में मिल रहे हैं, और उ और आपस में मिलेंगे, यानी कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे यड़ संधि हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गय धन अक, गे धन अक, गय धन अक या गा धन अक? तो गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है मोनिका। तो यहाँ पे गए धन अक बराबर क्या हो जाएगा? गायक। और यहाँ पे कमेंट करके बताएं जल्दी से कौन सी संधि होगी? गायक में कौन सी संधि होगी? फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे संधि जो हो जाएगी आपका अयादि संधि हो जाएगी, है ना। तो ए या ओ के बाद अगर कोई भी स्वर इधर आएगा दूसरे पार्ट में, वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि होगी, ध्यान रखिएगा इसका परिभाषा। नेक्स्ट, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? परि, प्रति, प्रा, परा? तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रतिकूल शब्द में जो मूल शब्द अगर देखेंगे तो कूल आएगा, और यहाँ प्रति क्या है? उपसर्ग है जो पहले लगता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है बताएं? चढ़ावा, लावा, भुलावा या दिखावा? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आवा प्रत्यय जिसमें ना लगा हो बताएं? ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लावा ऐसा शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड मोनिका, बहुत अच्छे। तो लाइव तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कमेंट केवल एक का ही आ रहा है, सभी लोग एक्टिव रहो, कमेंट किया करो। पाप पुण्य में कौन सा समास आएगा बताएं? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास? पाप और पुण्य, है ना, यहाँ पे योजक चिन्ह का अभाव है, और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? पाप और पुण्य, और दो शब्दों की जो प्रधानता रहेगी इसमें, वहां पे कौन समास आ जाएगा आपका? द्वंद्व समास आ जाएगा, या योजक चिन्ह जहाँ पे लोप होता है वहां पे कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी, गृहागत? तो कहाँ पे अव्ययी भाव समास आएगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अव्ययी भाव समास जो आता है कहाँ पे आ जाएगा? प्रतिदिन में, है ना। तो प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, है ना, तो ये उपकूल हो गया, इन सब में कैसे कौन समास आ जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास आएगा। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर
कितने शब्द के भेद हैं बताएं? 3, 4, 6, 8। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के जो भेद होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा है? देशज। दूसरा कौन सा है? आपका विदेशज, है ना, ये मैं अंतिम को बता दे रहा हूँ। ठीक है। तीसरा कौन सा है? तत्सम। और चौथा कौन सा है आपका? तद्भव। और ये सभी की परिभाषा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी में ले लिए गए हो तत्सम। ठीक है। जो बदले स्वरूप में आएंगे वो शब्द संस्कृत के वो तद्भव कहलाएंगे। देशज या जो देसी भाषा में बोला जाता है ना। और विदेशज यानी कि जो अलग कोई दूसरे भाषा से शब्द लिया गया हिंदी में वो कहलाएगा विदेशज। ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड आता है आपका संकर, है ना, ये इसके भेद में नहीं आएगा, ये अलग से आता है। संकर का मतलब होता है जो दो भाषाओं से मिलके बना होता है वो क्या कहते हैं? संकर, है ना। जैसे रेलगाड़ी, ये भी एग्जाम्पल मैं आपको पहले करा चुका हूँ कल की क्लास में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और जिनका भी कल सीटेट के एग्जाम है उन सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छा जाएगा, निकल जाएगा आपका एग्जाम। ठीक है। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आज तो नहीं सेंड कर पाऊंगा, आज लेट हो गया है, रात हो गया है। कल मैं दिन में सेंड करूंगा। 9630828149 पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा और पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। मिलते हैं हम लोग अब कल फिर से अपने 5:30 बजे क्लास में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लास शेड्यूल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। और एक बात और है कि लाइव इंटरव्यू सेशन हमने स्टार्ट किया है, तो आप लोग उस पर सपोर्ट दिखाइए, जिससे हम यहाँ पे बड़े से बड़े अधिकारियों को यहाँ पे लाइव सेशन पे ला सकें। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग आने बाकी हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर सर अभी आने वाले हैं लाइव सेशन में, डीएसपी सर आने वाले हैं, नायब तहसीलदार सर आने वाले हैं। तो इस तरीके से इंडिया के जो भी मोस्ट फेमस ऑफिसर रहेंगे वो सब धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे लाइव सेशन में लेके आएंगे। लेकिन उन सब में आपका सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, तो हम उनको कंटिन्यू कर पाएंगे इसमें। ठीक है। तो आप लोग उसको वीडियो जरूर देखिएगा और जितना हो सके उसको शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।